वेलकम बच्चों। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझाई थी। उसमें मैंने आपको प्रकाशीय क्रिया और अप्रकाशीय क्रिया के बारे में बात चल रही थी, पूरी नहीं हो पाई थी, तो आज इसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाशीय क्रिया होती है जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, इसमें होता क्या है कि जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल पर्णहरिम का जो कण होता है, पर्णहरिम का जो मॉलिक्यूल होता है, ये क्या करता है, ये जो है प्रकाश के फोटोन को एब्जॉर्ब करके उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। और यही उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जल का अपघटन करते हैं, अर्थात जल को तोड़ देते हैं, और जल से ही ऑक्सीजन निकलती है, जल से ही ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है। भाई CO2 में भी ऑक्सीजन होती है। यहाँ पर ये देखिए मैंने 6 CO2 लिखा था, प्लस 12 वाटर लिखा था, और यहाँ ग्लूकोज बनाया था C6H12O6 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल और प्लस 6 ऑक्सीजन यहाँ पे मैंने रिलीज किए थे। लेकिन बेटा होता क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये ऑक्सीजन जो है CO2 से भी तो आ सकती है, क्योंकि इसके पास भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी ऑक्सीजन है, वाटर के पास भी ऑक्सीजन है और CO2 के पास भी ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे कहने का मतलब होता क्या है कि जो ऑक्सीजन वातावरण में रिलीज होती है ये वाटर से आती है। किससे आती है? वाटर से आती है। कैसे पता चला? इसको हमने इसको हमने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन 18 का बना दिया, रेडियो एक्टिव, और इसको नॉर्मल ऑक्सीजन का रखा। ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16 होता है, तो इसको 16 रखा, और इसको हमने क्या रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन क्या बना दिया, हमने इसको 18 का बना दिया। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन हमको प्राप्त हुई वो 18 की प्राप्त हुई। तो इससे ये साबित हो गया कि जो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलती है वो हमको कहाँ से प्राप्त होती है? जल से प्राप्त होती है, वाटर से प्राप्त होती है। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे जल का अपघटन हो गया, जिसे इंग्लिश में हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं, अर्थात प्रकाश की ऊर्जा की सहायता से हमने पानी को तोड़ दिया जिससे ऑक्सीजन हमें मिल गई। दूसरी चीज है, हमें यहाँ पर एक और पदार्थ मिलता है जिसे हम NaDPH2 कहते हैं। इस NaDPH2 को हम रिड्यूसिंग पावर कहते हैं, यानी कि अपचय करने की ताकत होती है इसके अंदर, इसलिए हम इसे रिड्यूसिंग पावर कहते हैं। ये NADP होता क्या है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, NADP। NADP होता है निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये एक तरीके का उच्च ऊर्जा पदार्थ होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, और जब इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो इसे बोलते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, हाइड्रोजन बोल देते हैं। तो इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देते हैं, NADP का फुल फॉर्म क्या होता है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये किसके दौरान बनता है? प्रकाशीय क्रिया के दौरान बनता है। किसके दौरान बनता है बेटा? प्रकाशीय क्रिया के दौरान बनता है। इस प्रकाशीय क्रिया के दौरान NADPH2 बनता है और ATP भी बनता है। ATP क्या होते हैं? ये भी उच्च ऊर्जा के पदार्थ होते हैं जो प्लांट में बनते हैं। इसका भी फुल फॉर्म लिख लीजिए। ATP का फुल फॉर्म जो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है? एक उच्च ऊर्जा, एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड होता है, एक उच्च ऊर्जा पदार्थ होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक और होता है, इसका भी फुल फॉर्म लिख लीजिए, ADP। ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। एक और होता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये जरूर लिख लीजिएगा। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसमें देखिए 3 फॉस्फेट ग्रुप है, इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप है, इसमें 1 फॉस्फेट ग्रुप है। ये अंतर होता है केवल। और ये होते क्या है बेटा? ये उच्च ऊर्जा के पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा देने का काम करते हैं, ऊर्जा को संरक्षित कर लेते हैं, और जहाँ पे आवश्यकता होती है ये ATP वहाँ पे जाकर के ऊर्जा दे देता है और ADP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें बनती हैं। 3 चीजें क्या? पहले तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है, ठीक है,
जल का अपघटन होता है किस क्रिया में, प्रकाशीय क्रिया में। और दूसरी क्या होती है, NADPH2 बनता है जिसे हम रिड्यूसिंग पावर कहते हैं, जो हमारे डार्क रिएक्शन में काम आएगा। और तीसरी चीज ATP बनती है, ये भी हमारे किस में आएगी, डार्क रिएक्शन में काम आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डार्क रिएक्शन क्या होती है बेटा, मैंने आपको बताया था लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है। और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा के अंदर होती है। भाई स्ट्रोमा के अंदर ही क्यों होती है ये, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए जितने भी इंजाइम्स की आवश्यकता होती है वो स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। इसलिए ये जो डार्क रिएक्शन होती है ये कहाँ होती है, ये स्ट्रोमा में होती है। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। इसमें क्या क्या होता है बेटा, इसमें जो है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, इसमें CO2 का स्थिरीकरण होता है, अर्थात CO2 यहाँ आके फिक्स होती है। देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, वहाँ पिछले लाइट रिएक्शन में CO2 का कोई रोल नहीं था, वहाँ पे CO2 का कोई रोल नहीं था। रिएक्शन में हमने CO2 ली थी, लेकिन वहाँ पे CO2 का, लाइट रिएक्शन में CO2 का कोई रोल नहीं था। लाइट रिएक्शन में मेन रोल किसका था, वाटर की फोटोलिसिस का। किसका था, वाटर की फोटोलिसिस का। तो अप्रकाशीय क्रिया में डार्क रिएक्शन में क्या होता है, CO2 का स्थिरीकरण होता है, CO2 फिक्सेशन, CO2 का फिक्सेशन होता है, अर्थात CO2 का फिक्सेशन होता है। और ये CO2 का जो फिक्सेशन है ये 3 प्रकार से होता है बच्चों। कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। यही CO2 है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट में। किस में कन्वर्ट होती है, कार्बोहाइड्रेट। तो CO2 का फिक्सेशन तीन प्रकार से होता है। पहला होता है केल्विन साइकिल के द्वारा, केल्विन साइकिल के द्वारा, केल्विन साइकिल के द्वारा। और दूसरा होता है, पहला केल्विन साइकिल के द्वारा, दूसरा होता है कैम साइकिल के द्वारा, CAM, कैम साइकिल के द्वारा। और तीसरा होता है हैच स्लैग पाथवे, हैच स्लैग पाथवे के द्वारा। ये क्या होती है, ये सारी चीजें देखिए यहाँ पर याद रखने योग्य बात क्या है। डार्क रिएक्शन में CO2 फिक्स होगी, CO2 कन्वर्ट होगी किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन CO2 का जो फिक्सेशन होगा 3 विधियों से होता है। पहला केल्विन साइकिल के द्वारा, दूसरा कैम साइकिल के द्वारा, और तीसरा हैच स्लैग पाथवे के द्वारा, हैच स्लैग। अब देखिए इसको केल्विन साइकिल क्यों कह दिया बेटा, क्योंकि केल्विन ने इस साइकिल की खोज की तो इसे केल्विन साइकिल कह दिया। इसे कैम साइकिल क्यों कहा, अभी आगे बताते हैं। और हैच स्लैग पाथवे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे हैच एंड स्लैग ने डिस्कवर किया था। केल्विन साइकिल को बेटा हम C3 साइकिल भी कहते हैं, C3, ये इंपॉर्टेंट चीज है। C3 साइकिल किसे कहते हैं, केल्विन साइकिल को, ठीक है। और हैच स्लैग पाथवे को हम C4 साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, C4 साइकिल कहते हैं, ठीक है। और ये C3 साइकिल है और ये C4 साइकिल है। कैम साइकिल क्या होता है, कैम का फुल फॉर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिख लीजिएगा। कैम का फुल फॉर्म होता है क्रैसुलेशियन, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, एसिड मेटाबॉलिज्म। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे CO2 फिक्स होती है। क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्रैसुलेसी फैमिली में इसकी खोज की गई थी, इसीलिए इसे हम क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। इसे C3 साइकिल कहते हैं, केल्विन साइकिल को, हैच स्लैग साइकिल को हम C4 साइकिल कहते हैं। अब ये देखिए किन किन पौधों में चलती हैं, ठीक है। ये नॉर्मली जो केल्विन साइकिल होती है ये सभी जो है, ये सभी आवृतबीजी पौधों में एंजियोस्पर्म में चलती है, ठीक है। मोस्टली एंजियोस्पर्म में चलती है। और ये जो है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म है, ये जो है मरुस्थलीय पौधों में चलती है, जैसे नागफनी वगैरह होता है, ओपेंशिया में चलती है, नागफनी में, ठीक है, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। और हैच स्लैग पाथवे जो होता है ये मेज में चलता है, मेज माने मक्का में चलता है, और शुगर केन वगैरह में ये साइकिल चलती है। भाई अलग अलग साइकिलें चलती हैं वहाँ प्रकाश संश्लेषण के कारण रिएक्शन में।
कैल्विन साइकिल, रेस्पिरेशन एसिड मेटाबॉलिज्म और हैज़लैक पाथवे। हैज़लैक पाथवे माइज में और शुगर केन में चलती है, अर्थात ये मोनोकॉट में चलती है, अर्थात ये क्या बोलते हैं एक बीज पत्री पौधों में चलती है, मोनोकॉट में चलती है। किसमें चलती है? मोनोकॉट में। एक बीज पत्री पौधे जो होते हैं उनमें हैज़लैक पाथवे के द्वारा CO2 का फिक्सेशन होता है, CO2 का स्थिरीकरण होता है। और ओपेंसिया जो नागफली या मरुस्थलीय पौधे होते हैं उसमें जो है कैम साइकिल के द्वारा CO2 को फिक्स किया जाता है। और ये तो है ये सदाबहार होती सभी में चलती है, ठीक है। ये एंजियोस्पर्म अर्थात आवृत्तबीजी पौधों में ये साइकिल चलती है। इन सभी साइकिलों में क्या होता है बेटा, कह रहे CO2 का फिक्सेशन होता है और CO2 फिक्स होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है? CO2 का फिक्सेशन होता है और ये फिक्स होकर शुगर बना लेती है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट बना लेती है। इसमें भी CO2 फिक्स होगी, ठीक है। और अंतिम प्रोडक्ट हमारा शुगर बनेगा। इसमें भी सेम चीज़ होती है, CO2 फिक्स होकर क्या बनाती है? शुगर बनाती है। लेकिन तीनों की प्रोसेसें अलग अलग होती हैं बेटा। ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है अक्सर। कैल्विन साइकिल में CO2 फिक्सेशन होती है, इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। अब इसे C3 नाम क्यों दिया गया? क्योंकि CO2 जिस कंपाउंड से मिल करके मतलब CO2 जिस पहले कंपाउंड से मिलती है, मिल करके 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनाती है जिसे 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं। तो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड की वजह से ये जो है इसको हम C3 साइकिल कहते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट प्रोडक्ट 3 कार्बन का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे हैज़लैक पाथवे को C4 पाथवे का क्यों कहा गया? क्योंकि CO2 फिक्सेशन का जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो 4 कार्बन का बना होता है, इसलिए हम इसे C4 साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, इस तरीके से CO2 फिक्स होकर शुगर बना लेती है। यहाँ पर थोड़ा सा ओपेंसिया वाला मामला आपको समझना है, यानी कि मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं उनमें किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए बेटा, होता क्या है कि आपको पता है कि पौधे के जो हरे भाग होते हैं उसमें क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल पाया जाता है, अर्थात क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। पौधे की जो पत्तियां होती हैं इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। इसकी स्टडी हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो रंध्र होते हैं इन्हीं के द्वारा जो है CO2 अंदर आती है, पेड़ पौधों के अंदर CO2 एब्जॉर्ब कर दी जाती है रंध्रों स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा के द्वारा CO2 अंदर आ जाती है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, क्योंकि जब रंध्र खुलता है तो उससे पानी भी बहुत अधिक मात्रा में निकल जाता है, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वाटर लॉस को, और वैसे भी आपको पता है कि मरुस्थलीय जैसे क्षेत्र में जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ऐसे पौधे पानी को बचाने की कोशिश करते हैं। अगर उनके स्टोमेटा दिन में खुले रहे, अर्थात उनके रंध्र जो है अगर वो दिन में खुले रहे तो पौधे का पूरा पानी ट्रांसपायर हो जाएगा और वो जो है पौधे की वृद्धि हो जाएगी। तो इस चीज़ को संशोधित करने के लिए इसने अपने एक टेक्निक बना ली जिसे हम रेस्पिरेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ऐसे पौधे जो है ये दिन के समय अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं, दिन के समय अपने रंध्रों को बंद कर लेते हैं। ये करते क्या बेटा, ये रात के समय अपने रंध्रों अपने स्टोमेटा को खोलते हैं, ठीक है। क्योंकि रात में प्रकाश तो होता नहीं है, तो प्रकाश नहीं होगा तो पानी जो है पौधे का वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो जिसकी वजह से होगा क्या बेटा कि ये जो है क्या करते हैं, ये रात को अपने स्टोमेटा खोलते हैं। और रात को स्टोमेटा अपने खोलते हैं तो रात में CO2 जो है, जैसे मान लीजिए ये स्टोमेटा है, इस तरीके से स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है। मैं कल आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इसको समझाऊंगा रंध्र क्या होते हैं। स्टोमेटा के अंदर जैसे ये जो है CO2 अंदर इंटर करती है और ये CO2 जब रात के समय स्टोमेटा खोलते हैं CO2 अंदर आती, ये CO2 जो है ये पेप से रिएक्शन करती, PEP पेप से, इससे पेप से रिएक्शन करती है। पेप क्या होता है बेटा, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड को कहते हैं, इसको एक केमिकल पदार्थ होता है। पेप से रिएक्शन करती है CO2, पेप से रिएक्शन करके फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से रिएक्शन करती है और ऑक्सलो एसिटिक एसिड बना लेती है। क्या बनाती है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड, OAA, ऑक्सलो एसिटिक एसिड बना लेती है। और यही ऑक्सलो एसिटिक एसिड फिर मैलिक एसिड बना लेता है। क्या बना लेता है, मैलिक एसिड बना लेता है। और यही मैलिक एसिड बेटा जो है ये स्टोर हो जाता है, इसमें सेल सैप में स्टोर हो जाता है। और इतनी मतलब जो CO2 है हमारी वो फिक्स हो गई, किसमें, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गई, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गई। अब ये क्या होगा,
अब जब दिन के समय स्टोमेटा हमारे बंद हो जाएंगे क्योंकि CO2 अंदर इंटर कर चुकी है, ये मैलिक एसिड जो है ये केल्विन साइकिल में इंटर करेगा, CO2 फिक्सेशन होगा ना, ये केल्विन साइकिल में इंटर, केल्विन साइकिल सब में चलेगी, ये चीज़ याद रखिएगा, केल्विन साइकिल तो सब में चलेगी। केल्विन साइकिल में इंटर करके क्या बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा। तो ये जो कैम प्लांट क्या होते हैं, मरुस्थलीय, ऐसे मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं जो CO2 का फिक्सेशन इस प्रकार से करते हैं, इसमें सीधे सीधे CO2 जो है वो फिक्स होकर शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया कुछ दूसरी होती है क्योंकि इनके स्टोमेटा दिन में नहीं खोल सकते, इसलिए रात में स्टोमेटा खोलते हैं और रात में ये CO2 को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करके इकट्ठा कर लेते हैं और फिर जब दिन होता है तो दिन के समय स्टोमेटा बंद हो जाता है, तो इस मैलिक एसिड से वापस CO2 रिलीज होती है, निकलती है और केल्विन साइकिल में इंटर करके शुगर बना लेती है, केल्विन साइकिल में इंटर करके शुगर बना लेती है। तो ये सारी प्रक्रिया बेटा प्रकाश संश्लेषण की पूरी हो गई। आपको बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से आपको ये समझ में आ जाएगा, अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।